तो फ्रेंड्स इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। सपोज मैंने आपसे पूछा 87.5%, 87.5% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100% माइनस 12.5%। 100% होता है 1 एंड 12.5% होता है 1/8, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो अभी आपने देखा था कि 72.72% को जब हमने कन्वर्ट किया था तो हमने उसको ब्रेक किया था 8 टाइम्स 9.09। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको ब्रेक कर सकते हैं 4 टाइम्स 9.09%। तो 4 टाइम्स 9.09 होता है 1/11, तो ये हो गया 4/11। ठीक है, तो जितनी ज्यादा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको याद होंगी कैलकुलेशन में, उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सपोज एक और एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं 41.66%। 41.66% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? तो 0.66 को देखते ही आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि मैं इसको लिख सकता हूं 25% प्लस 16.66%। 25% होता है 1/4 और 16.66% होता है 1/6। Now 1/4 plus 1/6 LCM लिया 12, 4 3 times and 6 2 times, so ये जो आंसर होगा इसका होगा आंसर 5/12। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ जरूरी स्टेटमेंट्स जो कि क्वेश्चन में होते हैं, लेकिन कई बार हम उन स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद हम उन स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हम इन कुछ स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो पूछा गया है कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। ठीक है, आपको a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है और पूछा जाता है कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, यानी कि a b का कितना प्रतिशत है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें मैथमेटिकली? तो देखो ऑफ या देन के बाद जो भी आता है वो परसेंटेज में बेस में आता है, अपॉन में आता है। तो यहाँ ऑफ के बाद कौन आया है? b। ठीक है, तो b आएगा अपॉन में, तो ऊपर कौन आएगा? a। सो a अपॉन b इंटू 100 करके हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर पूछा था a b का कितना प्रतिशत है, a b का कितना प्रतिशत है, यानी कि b के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है, तो बेस में b आएगा और ऊपर आएगा a। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, सेकंड स्टेटमेंट में पूछा है कि b इज व्हाट परसेंट ऑफ a। अब पूछा गया है कि b a का कितना प्रतिशत है, तो यहां पर उल्टा पूछा गया है, तो यहां पर आएगा b अपॉन a इंटू 100। ठीक है, अगर बात हो कि a इज व्हाट परसेंट मोर देन b, यानी कि a b से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहां पर अंतर की बात हो रही है। मतलब सबसे पहले तो हम बात करेंगे a b से अधिक है, मतलब कितना अधिक है, तो उनका डिफरेंस लेंगे a माइनस b। और अगर परसेंटेज पूछा गया है तो कुछ बेस भी होना चाहिए, तो बेस क्या होगा? मैंने बताया था ऑफ या देन के बाद जो भी आता है वो वेरिएबल या वो वैल्यू बेस में आएगी। यहां पर b के रेस्पेक्ट में पूछा गया है कि a b से कितना अधिक है, तो b के रेस्पेक्ट में पूछा गया है तो b अपॉन में आ जाएगा, सो a माइनस b अपॉन b इंटू 100। अगर बात की जाए लास्ट स्टेटमेंट की, तो लास्ट स्टेटमेंट है कि b इज व्हाट परसेंट लेस देन a। अब यहां पर कौन कम है? b कम है a से। यहां से पूछा गया है कि b a से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि b कम है a ज्यादा है। तो अगर हम इनका अंतर देखें, इनका डिफरेंस देखें, तो वो अभी भी a माइनस b होगा, क्योंकि a ज्यादा है b से। तो बड़े वाले में से छोटा घटाएंगे तभी डिफरेंस आएगा। अपॉन में क्या आना चाहिए? ऑफ या देन के बाद जो भी आएगा वो अपॉन में आएगा। यहाँ पर देन के बाद a आया है तो अपॉन में a आएगा, सो a माइनस b अपॉन a इंटू 100। तो आपको स्टेटमेंट्स को किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपको इन 4 स्टेटमेंट्स को देखकर समझ में आ गया होगा। सो आइए फ्रेंड्स, इन स्टेटमेंट्स पर हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि if A salary is 25% more than B's salary, B's salary is what percent less than A's salary। यानी कि A की जो इनकम है, A की जो आय है वो B की आय से 25% ज्यादा है, तो B की आय A की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड मैं आपको बता देता हूं जो कि एकदम बेसिक मेथड है, जिसमें हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे।
यहां पर दे रखा है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है। तो देखिए, अगर मैं बी की सैलरी को एक्स मान लूं तो आपको दे रखा है कि ए की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो ए की सैलरी क्या होगी, बी की सैलरी से 25% ज्यादा। बी की सैलरी है एक्स और प्लस इससे 25% ज्यादा का मतलब है इसमें 25% ऑफ एक्स ऐड कर दिया जाएगा। नाउ यू नो 25% इज 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4, तो x प्लस 1/4 ऑफ x मतलब 5/4 ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास a एंड b की सैलरी x के टर्म्स में आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इसमें पूछा गया है कि b सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन a सैलरी। b की सैलरी a की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो b की सैलरी कम है, a की सैलरी ज्यादा है, तो डिफरेंस तो हुआ a माइनस बी। अपॉन में क्या आएगा, देखो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, b सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन a सैलरी। a के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है तो अपॉन में a आएगा, तो अपॉन में आएगा a इंटू 100। नाउ a माइनस बी, अगर a और b की वैल्यू रखें तो a की वैल्यू है 5/4x और b की वैल्यू है x, डिवाइड बाई a की वैल्यू है 5/4x इंटू 100। तो ये हो गया x/4 डिवाइडेड बाई 5x/4 इंटू 100। ये x/4 कैंसिल हो गया तो ये बचा 1/5 इंटू 100, यानी कि आंसर हुआ 20%। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को करने का सबसे लेंदी मेथड। ठीक है, ये मेथड, इस मेथड में कोई भी गलती नहीं है पर इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैं बताता हूं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका। तो देखिए सेकंड मेथड देखते हैं। देखो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा और उसमें कोई भी रियल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, केवल परसेंटेज या रेशियो की बात हो रही है, तो हम उस क्वेश्चन को बिना वेरिएबल लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, हम अगर बी की सैलरी को एक्स मानने की बजाय अगर 100 मान लें तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, इससे 25% ज्यादा, मतलब ए की सैलरी हो गई 100 प्लस 25% ऑफ 100। 25% ऑफ 100 कितना होता है, वो होता है 25 इटसेल्फ, मतलब 100 प्लस 25, ये ए की सैलरी आ जाएगी 125। पूछा तो आपसे वही गया है, पूछा क्या गया है, a माइनस बी अपॉन ए इंटू 100। नाउ a माइनस बी कितना हुआ, 125 माइनस 100 मतलब डिफरेंस आ गया 25, और a की वैल्यू कितनी है 125 इंटू 100। तो यहां से सीधा सीधा आ गया आपके पास 1/5 इंटू 100, यानी कि 20%। ये मेथड इस मेथड के कंपैरिजन में कहीं गुना अच्छा है और कहीं गुना कम टाइम कंज्यूमिंग है। अगर बात की जाए एक और मेथड की, जो थर्ड मेथड है, वो भी आप देख लीजिए, वो भी एक शॉर्ट मेथड है। अगर मैं इसको तीसरे मेथड से सॉल्व करना चाहूं तो b की वैल्यू मैं जो भी मानूंगा, a की वैल्यू लाने के लिए उसमें 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और 25% का मतलब आपको पता है होता है 1/4, मतलब जो भी वैल्यू मैं यहां पर मानूंगा उसका 1/4 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं एक ऐसी वैल्यू मानूं जो 4 से डिवाइड हो जाए और सबसे छोटी वैल्यू भी हो। तो 4 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है 4। 4 खुद 4 से डिवाइड हो सकती है और सबसे छोटी भी है। तो a की बात की जाए तो a कितना होगा, तो 25% ऑफ 4 यानी कि 1/4 ऑफ 4। 1/4 इसका कितना हुआ, 1/4, 1, तो इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये आ गया 5। पूछा क्या गया है आपसे, आपसे पूछा गया है a माइनस बी अपॉन ए इंटू 100। इंटू 100 बाद में कर देंगे। a माइनस बी इनका डिफरेंस हुआ 1 और a की वैल्यू कितनी हुई 5, और 1/5 की वैल्यू तो आपको पहले ही पता है वो होती है 20%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के, एक ही क्वेश्चन को करने के 3 अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें सबसे लेंदी मेथड ये है। इससे आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व ना करें, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। आप या तो इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं या फिर इस वाले मेथड को फॉलो कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट मेथड, सबसे छोटा मेथड तीसरा वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है, इफ ए सैलरी इज 5.55% लेस देन बी सैलरी, यानी कि ए की जो आय है वो बी की आय से 5.55% कम है,
तो आपको बताना है कि बी सैलरी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन ए सैलरी, यानी कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखो यहां पर आपको सबसे पहले 5.55% को देखना है, और आपको पता है कि 5.55% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मैंने बताई थी, ये होती है 1/18। ए सैलरी इज 5.55% लेस देन बी सैलरी, तो हम यहां पर शुरुआत करेंगे बी को अज्यूम करके। बी को अज्यूम करना है और ए लाने के लिए उसमें 5.55% कम करना है। जो भी वैल्यू मैं यहां पर मानूंगा उसका 5.55% मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि उसका 1/18 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं एक ऐसी वैल्यू मान लूं जो 18 से डिविजिबल हो और सबसे छोटी वैल्यू, तो 18 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 18। 18 खुद 18 से डिवाइड हो सकती है ना। इसका 1/18 किया तो आएगा 1, तो -1 कर दिया, 18 - 1 तो ए की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए सैलरी, मतलब बी की सैलरी ज्यादा है, तो बी माइनस ए अपॉन किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? ए के रेस्पेक्ट में, इनटू 100। तो b माइनस ए डिफरेंस तो इनके बीच में कितने का है? गैप है 1 का, और a की वैल्यू है 17, इनटू 100 किया तो 1/17 की वैल्यू है। इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको 1/17 की परसेंटेज वैल्यू याद हो तो। ना 1/17 की परसेंटेज वैल्यू जैसा कि सब जानते हैं 5.88% होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5.88%। अगर इसी क्वेश्चन को आप x मानकर करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता, इवन 100 मानकर भी करते तब भी डिफिकल्ट हो जाता। सो जो तीसरा मेथड है वो इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट मेथड है। तो अब हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है परसेंटेज इंक्रीज एंड दूसरा है परसेंटेज डिक्रीज। तो अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज की बात करूं, परसेंटेज इंक्रीज में दो वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, पहली होती है इनिशियल वैल्यू और दूसरी होती है फाइनल वैल्यू। नाउ इंक्रीज का मतलब क्या है? इंक्रीज मतलब कोई चीज किसी क्वांटिटी में बढ़ोतरी। ना बढ़ोतरी की अगर बात करें तो इनिशियल वैल्यू कम होगी और फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी, तो जो इंक्रीज होगा वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, उनका डिफरेंस। ठीक है, और परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो बेस हमेशा लेंगे इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनटू 100। सो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाइनल अपॉन इनिशियल -1 इनटू 100। अगर बात की जाए परसेंटेज डिक्रीज की, सो परसेंटेज डिक्रीज किसी चीज में डिक्रीज हुआ यानी कि कमी आई। कमी आई मतलब इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी और फाइनल वैल्यू कम थी, तो जो डिक्रीज होगा वो इनिशियल माइनस फाइनल होगा, और अपॉन में इसमें भी इनिशियल आएगा। ठीक है, तो अपॉन की बात की जाए तो दोनों केसेस में अपॉन में इनिशियल वैल्यू ही आएगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100। अच्छा, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को देखूं तो मुझे पता चलेगा कि परसेंटेज इंक्रीज की जो वैल्यू है वो फाइनल और इनिशियल के रेशियो पर डिपेंडेंट है। अगर आपको फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का केवल रेशियो पता है, उस रेशियो में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इस चीज का एप्लीकेशन कहां पर है? इसका एप्लीकेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है। सपोज डीआई के किसी क्वेश्चन में आपके पास 4 वैल्यूज हैं जिसमें आपको इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज पता है, 4 ऑप्शन है, और आपसे पूछा गया है कि किस ऑप्शन में इंक्रीज हाईएस्ट है। आपको सारे ऑप्शंस में दिख रहा होगा कि यहां से यहां भी इंक्रीज है, सेकंड ऑप्शन में भी इंक्रीज है, थर्ड ऑप्शन में भी इंक्रीज है, एंड फोर्थ ऑप्शन में भी इंक्रीज है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस ऑप्शन में इंक्रीज हाईएस्ट है। अभी मैं परसेंटेज इंक्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इंक्रीज की बात कर रहा हूं। तो केवल इंक्रीज की बात की जाए तो वो किस वैल्यू में हाईएस्ट है, किस ऑप्शन में हाईएस्ट है। तो आप देखिए, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो केवल ऑब्जर्वेशन से। आप अगर ऑब्जर्व करोगे ढंग से, सो 19,000 समथिंग एंड 37,000 समथिंग, तो लगभग 18,000 का इंक्रीज है अप्रोक्सीमेटली। अगर सेकंड की बात की जाए तो 1800 और 3600, लगभग 1800 का इंक्रीज है।
यहाँ पर 18,000 का इंक्रीज, यहाँ पर केवल 1800 का इंक्रीज। 1939 तो रेस में है ही नहीं, 1939 में तो केवल 20 का डिफरेंस है। अगर बात की जाए डी ऑप्शन की, तो यहाँ पर 14,000 और यहाँ 29,000, मतलब लगभग 15,000 के करीब इंक्रीज है। तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंक्रीज हाईएस्ट किसमें है, ए ऑप्शन में। तो अगर पूछा जाएगा कि किसमें इंक्रीज हाईएस्ट है, तो वो है ए ऑप्शन। अब अगर बात की जाए परसेंटेज इंक्रीज किसमें हाईएस्ट है, तो अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करेंगे तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा फाइनल और इनिशियल का रेशियो। अगर ये रेशियो हाईएस्ट हुआ तो परसेंटेज इंक्रीज भी हाईएस्ट होगी। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो 19,352 एंड दिस इज 37,954। 19,000 का दोगुना कितना होता है, 38,000। 19 का डबल होता है 38। इसका डबल अगर होता तो ये यहाँ पर 38,000 से कुछ ज्यादा ही होता, लेकिन ये तो केवल 37,000 है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो रेशियो है फाइनल और इनिशियल का, दिस रेशियो इज लेस देन 2। ये रेशियो 2 से कम है। अगर बात की जाए बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में 1852 एंड दिस इज 3602। नाउ 1800 का डबल होता है 3600, दैट इज परफेक्टली फाइन। और 52 का डबल होता है क्या, 52 का डबल होता है 104। 3600 प्लस 104 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3704, 3704। लेकिन ये तो केवल 3602 है, यानी कि ये जो ऑप्शन है इसमें भी जो रेशियो है वो लेस देन 2 है। अगर थर्ड ऑप्शन की बात की जाए तो 19 एंड 39, 19 का डबल होता है 38 और ये 38 से ज्यादा है, 39 इज मोर देन 38। इसका मतलब ये रेशियो ग्रेटर देन 2 है। अब बात की जाए डी ऑप्शन की, 14534 का डबल अगर हम करेंगे तो इंटू 2 अगर किया तो यहाँ आएगा 2 4 8, 2 3 6, 10 9 एंड दिस इज 2, 29068। मतलब अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो वो एग्जैक्टली 2 के बराबर होगा। बाय ऑब्जर्वेशन आई कैन से ओनली दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 2। केवल यही रेशियो है, यही अनुपात है जो 2 से ज्यादा है। इसका मतलब इस वाले ऑप्शन में परसेंटेज इंक्रीज हाईएस्ट होगी। तो आपने क्या देखा, आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि इंक्रीज तो यहां पर हाईएस्ट थी और इंक्रीज यहां पर सबसे कम थी, केवल 20 की इंक्रीज थी, लेकिन फिर भी परसेंटेज इंक्रीज यहां पर हाईएस्ट है। सो इंक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसी तरीके से डिक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि ये जो परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज है ये हमेशा इनिशियल वैल्यू यानी कि बेस वैल्यू पर डिपेंड करती हैं। बेस वैल्यू जितनी कम से कम होगी, परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू या परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम f/i ये जो रेशियो है इसका यूज करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई चीज डबल कर दी जाए तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो इफ समथिंग गेट्स डबल्ड, अगर कोई चीज दोगुनी यानी कि डबल कर दी जाए तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज होगा 100%। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आया। आपको पता है परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है f/i - 1 × 100। अगर कोई चीज डबल की गई है इसका मतलब फाइनल और इनिशियल का रेशियो है 2। सो 2 - 1 × 100 यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 × 100, तो इंक्रीज आया 100%। अगर बात की जाए कोई चीज अगर 3 गुना कर दी गई यानी कि ट्रिपल कर दी गई तो परसेंटेज इंक्रीज होगा 200%। अगर 4 गुना कर दी जाती है तो 300%। इसी तरीके से अगर कोई चीज n टाइम्स कर दी गई तो परसेंटेज इंक्रीज होगा n - 1 × 100%। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की। सपोज एक वैल्यू थी x और उसको मैंने r% इंक्रीज कर दिया, r% बढ़ा दिया, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी। देखिए, फाइनल वैल्यू होगी x + r% ऑफ x। ठीक है, इस बात से सभी एग्री करेंगे कि ये वैल्यू r% इंक्रीज होगी तो फाइनल वैल्यू आएगी x + r% ऑफ x। तो इनिशियल वैल्यू थी x और r% ऑफ x का मतलब क्या होता है, r% ऑफ x का मतलब होता है r/100 × x। अगर इसमें से x कॉमन ले लिया तो 1 + r/100 अंदर बचेगा एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद x। तो आपने यहां पर देखा
कि अगर कोई वैल्यू x थी और उसको r% से इंक्रीज किया तो वो जो वैल्यू x थी वो किससे मल्टीप्लाई हो गई, वो मल्टीप्लाई हो गई 1 प्लस r/100 से। ठीक है, तो r% इंक्रीज के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 1 प्लस r/100। सपोज किसी चीज को अगर मैं 10% से इंक्रीज करूंगा तो वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 1 प्लस 10/100 यानी कि 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.1। इसी तरीके से अगर हम डिक्रीज की बात करें तो अगर इनिशियल वैल्यू x है, अगर इसको r% कम किया तो मैं बोल सकता हूं कि फाइनल वैल्यू होगी x माइनस r% ऑफ x। नाउ x माइनस r/100 इंटू x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस r/100 इंटू x। यानी कि अगर किसी भी चीज को r% से कम करते हैं, r% डिक्रीज करते हैं तो वो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है 1 माइनस r/100 से। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि r% इंक्रीज का मतलब है 1 प्लस r/100 से मल्टीप्लाई होना और r% डिक्रीज का मतलब है 1 माइनस r/100 से मल्टीप्लाई होना। सो फ्रेंड्स, अगर कोई इनिशियल वैल्यू थी x और इसमें मैं 10% से इंक्रीज करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा 1 प्लस 10/100 यानी कि 1.1। 1 प्लस 10/100 इंटू x यानी कि 1.1x। अगर किसी चीज को 20% से इंक्रीज किया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.2x यानी कि 1.2 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। अगर मैं इसी वैल्यू को 15% से इंक्रीज करूंगा तो 1 प्लस 15/100 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। 1 प्लस 15/100 का मतलब होता है 1.15, तो ये मल्टीप्लाई हो गई 1.15x। नाउ अगर मैंने इसको 5% से इंक्रीज किया है तो 1 प्लस 5/100 यानी कि 1.05x। अगर इसको 50% से इंक्रीज किया है तो 1 प्लस 50/100 यानी कि 1.5x। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। अगर हम डिक्रीज की बात करें, अगर वैल्यू थी x और उसमें 10% कम किया, देखो 10% कम किया तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस 10/100 इंटू x, क्योंकि r% कम करने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 1 माइनस r/100। सो 1 माइनस 10/100 यानी कि 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9x। अब इस चीज को हम इस तरीके से भी समझ सकते थे कि अगर किसी वैल्यू में से मैंने 10% निकाल दिया, 10% निकाल दिया तो कितना परसेंट बचा, मैं बोल सकता हूं 90% बचा, और 90% बचा तो 90% की वैल्यू क्या होती है 0.9। एज यू नो 90% का मतलब होता है 90/100 यानी कि 0.9 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। अगर किसी वैल्यू में मैं 20% कम करता हूं तो बचेगा कितना 80%, और 80% का मतलब होता है 80/100 यानी कि 0.8x। अगर किसी वैल्यू में मैं 15% कम करता हूं, अगर 15% कम किया तो 100 में से 15 गया तो बचा कितना 85, तो 85% यानी कि 0.85x। अगर वैल्यू में से मैंने 5% कम किया तो कितना बचेगा 95% यानी कि 0.95x। अगर वैल्यू में से मैंने 50% कम कर दिया तो बचेगा 50%, 50% का मतलब होता है 0.5x। ठीक है, तो ये हमें यहां पर पता थी इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की वैल्यू पता थी, तो हमने निकाल ली फाइनल वैल्यू। अब क्या होगा यदि आपको फाइनल वैल्यू पता हो, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज पता हो और इनिशियल वैल्यू निकालनी हो? आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मुझे पता है कि परसेंटेज इंक्रीज है 10% एंड फाइनल वैल्यू है y, और आपको बताना है इनिशियल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, फाइनल वैल्यू है y, अगर इसमें 10% बढ़ाकर ये आया है तो अगर मैं इसमें 10% कम कर दूं और 10% कम कर दिया तो बचा 90% यानी कि 0.9y, तो इनिशियल वैल्यू होगी 0.9y। बहुत सारे लोग ये अप्रोच लगाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, लेकिन ये है एकदम गलत अप्रोच। इसमें गलत क्या है? देखिए, जब आप 10% इंक्रीज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो 10% किसका कैलकुलेट किया था? इनिशियल वैल्यू का, यानी कि जो भी इनिशियल वैल्यू यहां पर रही होगी उसका 10% आपने बढ़ाया होगा। लेकिन जब आप घटा रहे हो तो 10% किसका घटा रहे हो?
फाइनल वैल्यू का। क्या इनिशियल का 10% और फाइनल का 10% बराबर होगा? जी नहीं। तो इसीलिए आप 10% जब भी घटाएंगे तो इसका नहीं घटाएंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच गलत है। अब अगर ये अप्रोच गलत है तो सही अप्रोच क्या है? देखिए, प्लस 10% एंड दिस वैल्यू इज y, ये वैल्यू है y और इंक्रीज है 10% की। देखिए, जब भी मैंने किसी वैल्यू को 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया यानी कि किससे मल्टीप्लाई किया? 1 + 10/100 से, यानी कि 1.1 से, जैसा कि अभी हमने देखा था। वो 1.1 कहां गया? वो 1.1 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था जो इसके अंदर छिपा हुआ है। अब वो जो छिपा हुआ है उसको हटाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? इस वैल्यू में 1.1 से डिवाइड कर दूंगा। 1.1 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां पर वैल्यू आएगी y/1.1, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस की कि जब हम सीधा जा रहे थे, मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे थे, तो हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, यानी कि गुणा किया था। और जब हमें उल्टा आना होता है तो हम उसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। देखिए, यदि यहां पर 20% इंक्रीज होता और ये था y, तो प्लस 20% के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है? 1 + 20/100, यानी कि 1.2। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी y/1.2। अगर बात की जाए डिक्रीज की, तो -10% है, ये वैल्यू है y। तो आपको केवल इतना सोचना है कि -10% के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा। अगर किसी चीज में से 10% कम करते हैं तो बचता कितना है? 90%, यानी कि 0.9। 0.9 है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। हमें सीधा नहीं जाना, हमें जाना है उल्टा और रिवर्स जाना है, फाइनल से इनिशियल की तरफ जाना है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो कि है 0.9, उससे कर देंगे डिवाइड। अगर है 25% का डिक्रीज और ये वैल्यू है y, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी चीज में से 25% कम करते हैं तो बचता कितना है? 75%, यानी कि 0.75। तो 0.75 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जब हमें सीधा जाना होता है, यानी कि इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, और रिवर्स जाना होता है तो उसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं, और सपोज ये वैल्यू थी 99 और ये परसेंटेज इंक्रीज जो था वो था 10%। आपको बतानी है कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो इनिशियल वैल्यू होगी 99 अपॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है 10% के लिए? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 1 + 10/100, यानी कि 1.1। 1.1 से कर देंगे डिवाइड। 1.1 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 × 99, तो ये आ गया 90। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज क्या है। आइए अब देखते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स, और उनको कैसे डील करना होता है। सो फ्रेंड्स, 25%, 20% एंड 33.33% बहुत फ्रीक्वेंटली यूज परसेंटेज वैल्यूज हैं। देखिए, अगर यहां पर वैल्यू है x, तो अगर आपको इसे 25% से इंक्रीज करना है, 25% से इंक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे? 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 1.25 से मल्टीप्लाई करना किसी नंबर में एक आसान काम नहीं है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वहां पर डेसिमल इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे कि 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। आपको पता है 25% का मतलब होता है 1/4। अब अगर किसी चीज में मैं 1/4 इंक्रीज कर दिया, यानी 1/4 पार्ट बढ़ा दिया, तो वो वैल्यू बन जाती है 1 + 1/4 टाइम्स। 1 + 1/4 टाइम्स मतलब 5/4 टाइम्स। तो आपको इतना सोचना है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो हमें यहां मल्टीप्लाई करना है 1 + 1/4 से। 1 + 1/4 क्या हुआ? 5/4। तो ये बन गया 5/4x। अगर 25% कम करना है, तो अगर ये वैल्यू x है, सो 1 - 1/4 यानी कि 3/4। 20% बढ़ाना है, आपको पता है 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। नाउ 1 + 1/5 मतलब 6/5। तो किसी चीज को जब भी 20% से इंक्रीज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 6/5 से। अगर 20% कम करना है तो 1 - 1/5 यानी कि 4/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 33 1/3% यानी कि 33.33%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, 1/3। नाउ 1 + 1/3 मतलब 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना है।
और डिक्रीज के केस में 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली यूज परसेंटेज वैल्यूज हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स फ्रैक्शन के टर्म्स में आप याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर परसेंटेज चेंज यानी कि परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में समझा, हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज समझा। अब आइए सॉल्व करते हैं इन सब पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस।